अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं अली डार। आज के पाकिस्तान लाइव में पहले जो टॉप स्टोरीज हैं उसका हम जिक्र करेंगे। आज हम किस किस चीज़ पर बात करेंगे, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे अहम तरीन मामले पर। वो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये मामला क्या है, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और आर्मी चीफ फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए हैं। अहम दौरा अमरीका और वहाँ पर कौन कौन से मामला ज़ेर बहस है उसकी हम बात करेंगे। और गुज़िश्ता रोज़ एक अच्छी खबर भी सामने आई कि पेट्रोल 14 रुपये सस्ता कर दिया गया है। क्या इस पेट्रोल के सस्ता होने के असरात महंगाई की कमी का बायस बनेंगे या नहीं, उसकी हम बात करेंगे। और बर्फ़बारी और बारिश का क्या मामला है उसकी नवीद भी आपको सुनाएंगे। जबकि आज एक अहम तरीन दिन है, सानिया APS को 9 साल बीत गए हैं। इसका भी आज हम जिक्र करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, बैरिस्टर गौहर खान मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। फैसले तो मुतमईन नहीं है, हम तो एग्री से टू दिस एक्सटेंड एग्रीव्ड है कि हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जुडिशरी से उनको रखवा लेते बजाय इसकी कि उसको सेटिसाइड करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आप आफ्टर ऑल फैसला है तो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, उसका एहतराम किया जाएगा और उस फैसले को मनोअन तस्लीम किया जाएगा और उस पर अमल दरामद होगा। आप जाहिर बात है पार्टी के सरबराह भी हैं और दूसरी तरफ आप केसेस भी लड़ रहे हैं और जैसा आप कह रहे हैं कि PTI को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो बीइंग चेयरमैन ऑफ PTI क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली लेके आप इलेक्शन के मैदान में उतरे? देखिए, हमारे वर्कर सपोर्टर और पार्टी लीडर हम तैयार हैं। हमने होमवर्क कर दिया था। द मोस्ट एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी है। हमें सिर्फ इलेक्शन डेट की ज़रूरत थी और इलेक्शन डेट अनाउंस हुआ। इंशाअल्लाह ताला हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे और आप देखेंगे हमारे वर्कर सपोर्टर आपको सबसे ज़्यादा और मोस्ट एक्टिव लगेंगे। तैयारी होमवर्क हमने कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा बहरहाल रहेगा। जितने सख्त सर्कमस्टांसेस में हम कंपेन कर रहे हैं, अगर ये सख्ती हमारी न हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी आएगी। थैंक यू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान मीडिया से बात कर रहे थे। होमवर्क हमारा कंप्लीट है और इलेक्शन हम कंटेस्ट करेंगे, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का उन्होंने मुतालिबा किया। अब बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं, जबकि उम्मीदवारों की इब्तदाई जो फहरिस्त है वो 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। DR और ROs ट्रेनिंग 19 दिसंबर और ROs की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को होगी। तफसीलात पहले जान लेते हैं चिराज अहमद चिराजी से। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 ता 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराजात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट 11 जनवरी को जारी की जाएगी। 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे, जबकि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलाट होंगे। इलेक्शन कमीशन ने DROs की ट्रेनिंग की बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। DROs की ट्रेनिंग 19 दिसंबर को होगी, जबकि ROs की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को होगी। ट्रेनिंग की बहाली का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में किया गया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ का मुखालिफ नहीं हूँ कि हल्का बंदियां बिल्कुल ठीक हुई है। मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। अगर किसी को ROs से मुताल्लिक एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। इलेक्शन कमीशन एतराज पर रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि DC इस्लामाबाद का कोई बड़ा इशू नहीं है, बड़े बड़े ब्रिज उलट गए। DC इस्लामाबाद के हवाले से तमाम मामलात को देखा गया। कैमरा टीम के साथ शिराज अहमद सिराजी, PNN इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा अब जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर उमैर न्याजी को नोटिस जारी करके वजाहत भी मांग ली है। हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमैर न्याजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। हुक्मनामे के मुताबिक ये कहा गया कि हाई कोर्ट ने 2753 DROs और ROs का काम रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने
बैक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। DROs और ROs को ख़ास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। ये अफसरात पहले से ही बतौर इंतज़ामी अफसर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल, जबकि दरख्वास्त पर मज़ीद कार्रवाई से भी रोका जाता है। इलेक्शन कमीशन की ताज़ा सूरत हाल क्या है, मज़ीद जो अपडेट है वो हासिल करते हैं। शबिया नकवी ने हमें ज्वाइन किया। जी शबिया नकवी। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि कल ही जो शेड्यूल है वो जारी किया जाए, और इलेक्शन कमीशन ने रात को जो इंतखाबात है उसका शेड्यूल जारी कर दिया। और उनके मुताबिक जो इंतखाबात हैं वो 8 फरवरी को ही होंगे। ताहम 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जो है उम्मीदवारों के वो जमा करा सकेंगे, और इसके साथ 23 दिसंबर को जो नामों की फहरिस्त है वो जारी की जाएगी, और 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो है वो कागजात नामजदगी की जो जाँच पड़ताल है वो होगी। और 3 जनवरी को जो कागजात हैं उनकी मंजूरी और मुस्तरद होने पर जो अपीलें हैं उन पर समाअत होगी, और 10 जनवरी को जो है वो अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज़ होगा। इसके साथ हम ये भी बताएंगे कि 13 जनवरी जो है 2024 को इंतखाबी जो निशान हैं वो अलाट किए जाएंगे, जबकि 8 फरवरी को जो फाइनल तारीख है जिस पर बारहा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी कहा गया कि तारीख तब्दील नहीं होगी। और हमने इलेक्शन कमीशन का भी यही देखा कि चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर हो, उनका यही कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करवाएगा, और इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। तो 8 फरवरी को जो पोलिंग डे है उस हवाले से ही कहा गया है कि 8 फरवरी को ही आम इंतखाबात होंगे, और उसके लिए जब शेड्यूल के बाद जो बाकी इलेक्शन कमीशन की तैयारियाँ हैं जिसमें इंतखाबी फहरिस्तें भी हैं और बाकी जो कागजात के मामला भी हैं, तो वो जो है अब प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, और यही कहा जा रहा है कि प्रोसेस जो है वो शबिया ये बताइएगा कि जो ROs का और DROs का मामला है उस हवाले से क्या कहा गया, उसकी ट्रेनिंग का आगाज़ कब से किया जाएगा? जी बिल्कुल, हमने ये देखा था कि ROs की 1 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, और उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया तो वो मुअत्तल कर दी गई। लेकिन अब रात को जो है दोबारा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी कल इस बात पे बहस हुई थी कि चाहे हाई कोर्ट का ये फैसला आया था लेकिन ट्रेनिंग जो है उसको जो है मुलतवी नहीं करना चाहिए था। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी, और कल जब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से भी बात की तो उनका यही कहना था कि ROs की जो 2 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, क्योंकि 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक उनकी ट्रेनिंग होनी थी, और 13 दिसंबर को जब ट्रेनिंग हुई तो उसके बाद बाकी 2 दिन नहीं हुई। तो उनका ये कहना था कि 2 दिन की जो ट्रेनिंग है वो इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के बाद किसी भी 2 दिन में जो है वो ROs और DROs की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अब इलेक्शन कमीशन उस पर काम कर रहा है, और जल्द ही जो है वो 2 दिन की ट्रेनिंग भी कर दी जाएगी। अच्छा शबिया नकवी, गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत हुई, अहम तरीन समाअत थी, उसमें उमैर न्याज़ी का भी जिक्र किया गया, और ये कहा गया कि उनको वजाहत के लिए तलब किया जाएगा, और ये भी कहा गया क्यों ना तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया जाए। तो कब उनको आना होगा वजाहत के लिए, और इस हवाले से अब कब समाअत होगी? जी, क्योंकि हमने जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं जो कि अभी कायम मकाम चीफ जस्टिस भी हैं, तो उन्होंने कल बहुत ही सख्त लहजे में ये बात की कि जो इंतखाबी अमल है उसमें हमने कहा था कि कोई रुकावट नहीं होगी, और उमैर न्याजी का ये इकदाम जो है उसके कि लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करना और ये जवाब आना, तो इससे जो इंतखाबी अमल रोका गया है, तो हम इसमें जो है तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे, और उमैर न्याजी को नोटिस जारी कर भी दी गया है। ताहम जैसे ही मौसम सरमा की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी और 1 जनवरी से अदालती काम जो है वो शुरू होगा, तो उस पर जितनी भी जल्द होगा उनका जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि बारहा ये कल बात की गई दौरान समाअत कि जो इलेक्शन हैं वो टाइम पर होंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी कर दिया था कि इलेक्शन में कोई रुकावट नहीं होगी, तो उनकी तरफ से ये रुकावट पैदा करना बता रहा है कि वो इलेक्शन नहीं चाहते। तो एक शख्स की दरख्वास्त दायर करने पर पूरे मुल्क में जो है वो इंतखाबात मुलतवी नहीं करवाए जा सकते, जबकि जो सारे इदारे हैं वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो, अवाम चाहती है इलेक्शन हो, सियासी जमातें चाहती हैं। तो सिर्फ एक शख्स के दरख्वास्त दायर करने पे जो इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगी, इसलिए उनको नोटिस भी जारी किया गया है, और जैसे ही जो अदालती छुट्टियां वो ख़त्म होंगी तो उस पर भी समाअत भी होगी। तो शबिया नकवी ये क्विकली बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि जो गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई, बहुत इंपॉर्टेंट वो समाअत थी, उसमें जो अहम तरीन रिमार्क्स थे ख़ास तौर पे जिस पर बरहमी का इजहार किया गया, और बहुत सारे अबहाम जो हैं उन रिमार्क्स के बाद दूर हो गए, कुछ की सरजनिश भी हमने देखी, वो रिमार्क्स क्या थे वो जल्दी से बताइएगा।
जी बिल्कुल, एक तो हमने ये देखा कि जब इलेक्शन कमीशन की जान से ये कहा गया कि आरओज डीआरओज पे जो है वो इतराज़ किया गया, तो उसमें पूछा गया कि ये कौन लोग थे, तो उनको बताया गया कि ये डिप्टी कमिश्नर थे और इलेक्शन कमीशन के लोग थे, जिस पर जो अदालत की तरफ से ये कहा गया कि अगर डिप्टी कमिश्नर ही काम नहीं करवाएगा तो कौन करवाएगा। कल को जो दरखास्त गुजारा ये इतराज़ कर सकता है कि अदालत पे उनको एतमाद नहीं है, तो क्या अदालत अपना काम छोड़ देगी। इसके साथ हमने देखा कि इस पे बरहमी का इजहार किया गया कि जब इंतखाबी अमल को ठीक है, शबिया नकवी हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आप ये कहिएगा कि अब तो कोई अभाम नहीं रह गया, कोई कयास सराइयाँ जो हैं वो तमाम तर दम तोड़ गई हैं। अदालत ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने हैं। तो अब ये बताएं कि जो तैयारियों का अमल है, क्या उसका आगाज़ कर दिया गया है? पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हो गई हैं? जी बिल्कुल, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी इसका खैर मकसद किया है और सब की सब पॉलिटिकल पार्टी सिवाय जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उन्होंने उनके जो इस वक्त चेयरमैन हैं मौजूदा बैरिस्टर गोहर, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि उन्हें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है, उन्होंने कहा कि हमें जो एतराज़ था वो दूर नहीं हुआ। बाकी दीगर पार्टी तो वो इसको बड़ा खुशामदीद कह रही हैं इस फैसले को, और बाकायदा जो अब इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है उसका आगाज कर दिया गया। उसके साथ ही जो दीगर तमाम काम हैं वो शुरू हो गए हैं। DROs और ROs और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं इसी सिस्टम के तहत इंतखाबात का इनेकाद करेंगे और जो कागजात नामजदगी हैं मुल्क भर में वो तकरीबन 20 से 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे और फिर इसके बाद इनके ऊपर एतराज़ात होंगे और एतराज़ात के बाद 23 दिसंबर को ये इनके नामों की फहरिस्त जारी की जाएगी। तो अभी यानी कि आज से तो गुलाम मुर्तज़ा, तैयारियों के हवाले से बताइएगा। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब सारा मामला है, तमाम तरफ कोई उनके पास एक्सक्यूज़ नहीं है, किसी तरह का भी कोई रीज़न नहीं है, तो कितना चैलेंज है अहम इस वक्त इलेक्शन कमीशन के लिए और ख़ास तौर पे कोई हर्डल अब तो नहीं है उनके सामने? जी, उनके सामने अभी फिलहाल कोई हर्डल ऐसी नहीं है, कोई ऐसी रुकावट नहीं है। बिल्कुल वो स्मूथली अपना काम कर सकते हैं, ना उन्हें फंड्स की कमी है, ना उन्हें ROs और DROs का फैसला भी जो है वो हो गया, तो अब उनको DROs ROs भी मिल गए सारे के सारे। और उसके साथ साथ जो दीगर सिस्टम है, जिस तरह से भी मैंने बताया कि सिस्टम भी चल पड़ा है उनका और नादरा भी उनके साथ कोऑपरेशन कर रहा है, गवर्नमेंट भी कर रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज भी कर रही हैं और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी है फुल प्रूफ बनाने के लिए वो भी उन्होंने दरख्वास्त की हुई है, वो भी उनको मिल जाएगी। तो ऐसा हमें जो इस वक्त तक नजर आ रही है, सबूत सूरत हाल नजर आ रही है इलेक्शन के हवाले से, आम इंतखाबात 2024 के हवाले से। अल्लाह न करे खुदा न खास्ता कोई जिस तरह से मुख्तलिफ हमारे यहाँ रोजाना दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, तो आम सीन कोई ऐसे फैक्टर्स सामने ना हो तो हमें कहीं भी ऐसा नजर नहीं आता कि किसी भी तरह से ये जो वेरी राइट ठीक है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ ही आप मौजूद रहे, हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर साउथ रेहान हाशमी, उनसे भी जान लेते हैं कि सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है, कराची के अंदर क्या सूरत हाल है। रेहान हाशमी, ये बताइएगा कि तमाम तर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वहाँ पर यकीनी तौर पर ये मुतालबा कर रही थी, बार बार इस पर फोर्स कर रही थी कि इलेक्शन 8 को ही होने चाहिए, तो अब फाइनली वो चीज़ जो एक हर्डल था वो अब हट चुका है और अदालतों ने क्लियर कर दिया कि 8 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो क्या कर तैयारियां देख रहे हैं वहाँ पर आप, और ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट जो इस वक्त वहाँ पर है, निगरान हुकूमत, वो क्या तैयारियां कर रही है, इलेक्शन कमीशन वहाँ पर कितना एक्टिव है? अगर आप सिंध की बात करें तो ऐसा लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और GDA वो भरपूर तैयारियों में है। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून भी। MQM ने तो बाकायदा अपने जलसे मुख्तलिफ कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जैसे गुलशन इकबाल, कोरंगी, औरंगी, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, लियाकताबाद, वहाँ अपने भरपूर जलसे करना शुरू कर दिए, लोगों को एक्टिव करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ जो MQM के मुतालबात थे खुसूसन सिंध में, सिंध इलेक्शन कमीशनर, सिंध के जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनको हटाने के मुतालिक वो भी उनका मुतालबा पूरा हो गया। तो अब ऐसा लगता है कि इलेक्शन का माहौल मुकम्मल तौर पर बन चुका है। MQM पहले ही ऐलान कर चुकी है कराची में एक बड़ा जलसा करने के लिए जनवरी में। तो अब मजीद इसके साथ साथ MQM जो अपने मुख्तलिफ शहर में मुख्तलिफ मुकामात हैं वहाँ अपने कारकुनों को एक्टिव कर रही है। इसके पीपल्स पार्टी भी कराची में काफ़ी एक्टिव है, उनका फोकस कराची
समय सिंध भी है, क्योंकि कराची में पीपल्स पार्टी का अहम इजलास भी हुआ था बिलावल हाउस में, जो टिकट देने हैं लोगों को उसके हवाले से। तो ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम जो सिंध की खसूस पार्टियां हैं, नून लीग भी काफी एक्टिव है, बशीर मेमन जो सिंध के नून लीग के सदर है वो है, GOI फजल रहमान का बड़ा किरदार है सिंध में जो इत्तेहाद बनने जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि सिंध में काफी गहमा गहमी ज्यादा होगी पंजाब की बनस्बत, क्योंकि GDA इकट्ठा हो अच्छा रही रेहान हाशमी, मैं है। कता कलामी की माजरत चाहूँगा, अभी आपने इत्तेहाद का जिक्र किया, डेफिनेटली वो एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, और उस हवाले से ज़रा बताइएगा कि क्या खबरें हैं, क्या कोई मज़ीद जोड़ तोड़ की खबरें चल रही हैं, बातें चल रही हैं, और कितना वो अहम रोल प्ले कर सकता है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वो इत्तेहाद जो है बड़ा डेंट पहुँचा सकता है उनको? देखिए, पीपल्स पार्टी जिस तरह 15 सालों में काम किया है, अपने लोगों को उन्होंने नवाजा है, जिस तरह उन्होंने तरक्याती काम की, खासतौर पर पीपल्स पार्टी हमेशा बात करती है कि अस्पतालों में बहुत काम किया, NICVD बनाया, NICVD सक्कर बनाया, लेकिन दीगर जो मामलात हैं, खासतौर पर जो सिंध के अंदरूनी सिंध के मामलात हैं, वो काफी खराब हैं। वहाँ सड़कें नहीं है, पीने को पानी नहीं है, मसाइल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डायहार्ड पीपल्स पार्टी के कारकुनान है वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी दोबारा आए। लेकिन दूसरी तरफ जो GD है वो चाहती है कि जैसे मुस्लिम लीग, नून लीग और MQM ने पैच कर लिया है, तो इसका GDA भी कोशिश कर रही है कि GOI फजल रहमान ग्रुप, MQM और उसके अलावा जो दीगर जो मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं अहम सरकर्दा, जिनकी तकरीबन कई सालों से वो रुकन असेंबली और सूबाई असेंबली बनते हुए आ रहे हैं, उनकी नस्ल दर नस्ल, तो कोशिश ये है GDA की उन लोगों को तोड़ा जाए पीपल्स पार्टी से, ताकि अपनी GDA को मजबूत किया जाए। लेकिन बड़ा टफ टारगेट है ये GDA के लिए, और GOI फजल रहमान अगर इसमें शामिल हो जाती है कि वो पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम दे सकें। लेकिन ऐसा लगता है कि सिंध में कांटे का मुकाबला होगा, और शदीद लगता है कि मुकाबला भी होगा मुख्तलिफ सीटों पे। अब देख रहे हैं कि जो GD है वो किस तरह तैयारी करती है, क्योंकि पीर साहब पगारा भी काफी एक्टिव हैं, वो भी चाहते हैं कि जी लोग शामिल हों। और रेहान, आपसे इस हवाले से हम मजीद भी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, लेकिन अभी मैं ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ फैसलाबाद अजमल मलिक साहब ने। अजमल साहब, ये बताएं कि फैसलाबाद के अंदर क्या सूरत हाल है? नून लीग काफ़ी एक्टिव है, कन्वेंशन भी चल रही हैं, और यहाँ पर क्या सूरत हाल है? कौन सी पार्टी यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव नज़र आपको आ रही है, और इलेक्शन की तैयारी कैसे देख रहे हैं यहाँ पर आप? जी, अगर ओवरऑल कल के जो इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है इसके बाद के हवाले से अगर हम बात करें, तो फैसलाबाद डिवीजन में जो है वो 4 अजला है, जिनमें फैसलाबाद जो है वो सबसे बड़ा जिला है। इसके अलावा झंग है, ओवरटेक सिंह है और चनियोट है। यहाँ पे ओवरऑल जो है वो 18 कौमी असम्बली की सीटें हैं और 38 जो है वो सूबाई असम्बली की सीटें हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। राना सनाउल्लाह जो है वो खुद भी एक बड़ा नाम है, वो 2 सीटों पर कंटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो आबद शेर अली हैं, उनकी सीट के ऊपर जो है वो सीट एडजस्टमेंट के वाले से बात चल रही है। IPP भी उनकी सीट मांग रही है, इसके साथ साथ जो है वो JUIF भी उनकी सीट मांग रही है कि सीट एडजस्टमेंट में आबद शेर अली को विड्रॉ करके वहाँ पे जो है वो हमें सीट दे दी जाए। और इसके अलावा तलाल चौधरी हैं, राजा रियाज हैं और PTI के भी बड़े लोग हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो फैसलाबाद से और फैसलाबाद डिवीजन से, फैसल सालेहियात हैं झांग से, और इसी तरह हसन मुर्तज़ा है चनियोट से, और इसके अलावा जो है वो रियाज फतेहाना है ओवरटेक सिंह से। ये बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की है। लेकिन पिछले तकरीबन 3, 4, 5 दिन के हवाले से बात करें तो मुस्लिम लीग नून जो है इब्तदाई तौर पे उन्होंने अपनी बड़ी इंतखाबी कैंपेन जो है वो लॉन्च की है। उस तरीके से जो है वो तहरीक इंसाफ अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन JUIF वहाँ पे कैंपेन कर रही है। पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवारों से टिकट्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी हैं। पीपल्स पार्टी भी हमें जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल फैसलाबाद डिवीजन में जो है वो मुस्लिम लीग नून अभी तक जो है इंतखाबी कैंपेन के हवाले से लॉन्च कर रही है। अभी तक जो है वो कैंपेन जो है वो रात के टाइम चल रही है। आमतौर पे मगरिब के बाद जो है वो उम्मीदवार निकलते हैं, उस टाइम जो है वोटर्स भी इजीली अवेलेबल होते हैं, और उम्मीदवार जो है वो अपने दिन भर की मसरूफियत से फारिग होकर वो डोर टू डोर भी जा रहे हैं। इसके अलावा कॉर्नर्स मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है, और फैसलाबाद में 2-3 जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उन्होंने शेयर जो है वो रखे हुए हैं, वो अपने शेयर के साथ जो है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और उनके साथ बाहर निकल रहे हैं। अभी तक की ये सूरत हाल है, और शेड्यूल आने के बाद से थोड़ी सी एक्टिविटी तेज हुई है। 19 तारीख को मुस्लिम लीग नून का फैसलाबाद का जो 12 तारीख को इजलास था लाहौर में, वो मियां नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी की वजह से मुलतवी हो गया था। 19 दिसंबर को अब जो है वो फैसलाबाद डिवीजन के मुस्लिम लीग नून के टिकटों के हवाले से फैसले होने हैं,
और कारकुन जो ठीक है है, वो 19 दिसंबर टिकट को होगा। होल्डर या अजमल मलिक, आपसे हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे इस बारे में यकीनी तौर पे। रुक करते हैं अब गुलाम मुर्तज़ा का। गुलाम मुर्तज़ा, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद, अगर रावलपिंडी की हम बात करें, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको आप एक्टिव देख रहे हैं? मुस्लिम नून के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, मेल मुलाकातें चल रही हैं, सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं। कौन से बड़े ब्रेक थ्रू जो है वो एक्सपेक्टेड हैं, और कैंपेन्स वहाँ पर कौन जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और कब से करने मजीद जा रहे हैं? जो इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं तो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, 3 इंतखाबी हलके हैं, जिसमें सबसे पहले जो यहाँ पे शुरू किया गया इलेक्शन कैंपेन को, वो जमात इस्लामी की जानिब से शुरू किया गया। जमात इस्लामी ने अपने कैंडिडेट्स का भी सबसे पहले ऐलान किया, और उनके साथ मियां असलम और बाकी जो दीगर मेंबरान हैं, जो उम्मीदवारान हैं, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू कर रखी है। लोगों के पास भी जा रहे हैं, ग्रुप्स के पास भी जा रहे हैं। अब दूसरी जो कैंपेन के हवाले से दूसरी जो पार्टी आई है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने टिकट्स जो हैं वो फाइनल किए हैं इस्लामाबाद के लिए, और अंजम वकील हैं, डॉक्टर फजल चौधरी हैं, और उसके साथ साथ एक और सीट है, उसके ऊपर फैसला किया जा रहा है कि किसको टिकट दिया जाएगा। तो ये भी टिकट जो हैं जो ही फाइनल होते हैं अब तो, क्योंकि ज़्यादा दिन 5 दिन रह गए हैं टोटल, और चौथे 5वें दिन ये नॉमिनेशन पेपर्स आएंगे। तो यहाँ ओवरऑल हमने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो पहले 2013 का इंतखाब था तो उन्होंने यहाँ की सीटें ली, फिर 2018 का इंतखाब हुआ तो यहाँ से सीटें जो थी वो जीतने में पीटीआई कामयाब हो गई। तो अब जो है वो अगर हम खामोश वोटर्स की बात करें तो उसका रुझान किस तरफ है, लेकिन जो बाहर सामने हम देखते हैं तो मुकाबला यहाँ पे नज़र आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और जमात इस्लामी के दरमियान। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी अपने इंतखाबी उम्मीदवारान मैदान में उतारे तो फिर जाहिर है कि उनका भी इस पे ठीक है। गुलाम मुर्तज़ा, हम इस्लामाबाद रावलपिंडी की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब रुख कर लेते हैं लाहौर का। लाहौर में हमें ज्वाइन किया है बाबर बदर साहब ने, ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के। बाबर डोगर साहब हमारे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये बताइएगा कि लाहौर, यकीनी तौर पर लाहौर का मार्का बहुत अहम तरीन होता है। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है, क्या देख रहे हैं आप? कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो ज़्यादा आपको एक्टिव नज़र आ रही हैं? कौन गहमा गहमी में आपको नज़र आ रहा है? और जोड़ तोड़ की जो सियासतें हैं, जो मामलात हैं, वो आपको नज़र आ रही हैं? 40 MNAs की सीटें जो है, कौमी असम्बली की जो सीटें हैं वो पंजाब में है, 371 सूबाई असम्बली की सीटें पंजाब में है। इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो गहमा गहमी है, सबसे ज्यादा जो पार्टी एक्टिवली इलेक्शन के हवाले से तैयारियां कर रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। आज 11वां दिन है PMLN की जो टॉप हायरार्की है, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जितने अहम लीडर्स हैं वो सारे तमाम जो डिविजन हैं उन वहां से एक डिवीजन से जो है वो कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं, उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं। इस वक्त रावलपिंडी डिवीजन, सरगोदा डिवीजन, उसके बाद मुल्तान डिवीजन, उसके बाद भावलपुर डिवीजन और साहिवाल डिवीजन, ये तकरीबन इन यहाँ से इंटरव्यूज हो चुके हैं। गुजरावाला डिवीजन जो है यहाँ से भी इंटरव्यू हो चुका है। सिर्फ लाहौर और फैसलाबाद डिवीजन रह गई हैं। तमाम डिवीजन पर कैंडिडेट्स के हवाले से नवाज शरीफ खुद इंटरव्यूज कर रहे हैं। दूसरी तरफ PMLN जो है वो सियासी जोड़ तोड़ भी कर रही है। गाफ लीग जो है इनके साथ उनका इंतखाबी अलायंस हो चुका है। सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला जो है वो तय हो रहा है। गाफ लीग ने, लेकिन अभी अंडर प्रोसेस है, ऐसे ही है बाबर साहब, ये अंडर प्रोसेस है सीट एडजस्टमेंट का जो मामला, अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। देखिए, हतमी फैसला नहीं किया गया है। गाफ लीग ने जो डिमांड की है वो ये है कि जो पहले उनको जो कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में उनके पास 5 सीटें थी, सूबाई में 10 थी, तो वो इन जो वो सीटें हैं वहां पर इनको टिकट दे दी जाए, इनके कैंडिडेट्स को टिकट दे दी जाए। इसी तरह पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके साथ भी उनका सीट एडजस्टमेंट जो है उस पर बातचीत हो रही है। इस हवाले से दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने तीन जो उनके लीडर्स हैं उनकी एक कमेटी बना दी है। 3 बंदे PMLN के हैं, 3 बंदे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं। उनकी एक जो मुलाकात का राउंड हो चुका है, वो भी एक इंतखाबी फार्मूला बना रहे हैं। सीट एडजस्टमेंट कैसे होगी, किस तरह से होगी, इस पे एक फार्मूला सेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी जो है उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो कैंपेन है वो तो शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी पार्टी के साथ वो अलायंस में नहीं आए हैं। किसी पार्टी के साथ उनकी अलायंस के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। इसी तरह से फिर पार्टी जिसकी पंजाब से 5 MNAs की सीटें थी पिछले इलेक्शन में,
इस दफा वो भी कोई इतना एक्टिव नजर नहीं आ रही। फिर पार्टी भी किसी पंजाब की जो बड़ी पार्टी है, ठीक है बाबर डोगर साहब रुक करते हैं फैसलाबाद का। अजमल मलिक साहब से बात करते हैं। अजमल मलिक साहब ये बताएं कि फैसलाबाद के अंदर आपने तो बताया कि 19 को एक मैदान सजेगा, लेकिन उससे पहले अगर हम ये बात करें कि कौन से कैंडिडेट्स, किस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, अभी टिकट्स की तो जो डिवीजन है वो तो अंडर प्रोसेस है मामला, लेकिन यहाँ पर कौन से जो कैंडिडेट्स हैं उनका जोर ज़्यादा है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके चांसेस हैं आपस में कांटे के मुकाबले के? जी अभी तक तो लीड जो है वो फैसलाबाद में ऑब्वियसली पीएमएलएन कर रही है इंतखाबी कैंपेन के हवाले से अगर बात करें तो, लेकिन वोटर्स जो है ऑब्वियसली जो है वो पीटीआई का भी यहाँ पे मौजूद है। और पीटीआई के चूंकि अभी टिकट्स फाइनल नहीं हुए, लेकिन पीटीआई के वोटर्स जो है वो बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि उनको जो है वो उम्मीदवार सामने नजर आए, तो उसके बाद जो है वो अपने इंतखाबी मार्के में उतरेंगे। लेकिन पीएमएलएन जो है वो भरपूर किस्म की इंतखाबी मुहिम जो है उन्होंने शुरू की हुई है। और यहाँ पे जो बड़े इंतखाबी मार्के हैं, सबसे पहले तो तलाल चौधरी का वहाँ पे मुकाबला हो रहा है NA 96 जड़ावाला में, और उनके साथ साथ पीएमएलएन के टिकट के उम्मीदवार हैं जिन्होंने इमरान खान की जो तहरीक एतमाद में जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन गए थे, नवाब शेर वजीर, वो उन दोनों का आपस में टिकट का मुकाबला है। उसके बाद जो है वो पीटीआई के टिकट से जो है वो जो भी उम्मीदवार सामने आएगा उनसे मुकाबला होगा। और बड़ा इंतखाबी मार्का राना सनाउल्लाह का है, सबक हकी वज़ीर दाखिला का NA 100 से, वहाँ से जो है वो पीटीआई के सबक MNA भी हैं और इस दफा भी उनके पास टिकट है डॉक्टर निसार डट से, ये एक बड़ा मार्का हो सकता है। इसके अलावा फरक हबीब जो है वो अपना इंतखाबी हल्का भी ढूंढ रहे हैं सीट एडजस्टमेंट में। उनके लिए जो है वो माजी में अहमद शेर अली को शिकस्त दी थी, लेकिन इस दफा चूंकि वो सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले में है, तो अब इस पाकिस्तान पार्टी जो है वो डिमांड कर रही है कि अहमद शेर अली को विड्रॉ किया जाए, लेकिन पीएमएलएन जो है फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ जो है वो NA 104 में राजा रियाज का जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, वहाँ पे साहबजादा हामिद रजा, वहाँ से जो है वो एक टफ कंपटीशन हो सकता है। ये अभी तक के 4-5 जो है वो 4-5 ये अहम सीट्स हैं, बड़ी सीट्स हैं जिस पर इस वक्त सबकी नजरें हैं। फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो हमारे साथ अजमल मलिक साहब मौजूद थे। अजमल साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त लिए लाहौर से हमें बाबर डोगर साहब ने ज्वाइन किया। बाबर डोगर साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली अब इलेक्शन की डेट फाइनली अनाउंस्ड है और उस हवाले से तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज खासी एक्टिव हैं। इलेक्शन के कमीशन भी हमें मुतहरिक नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि तमाम तर मामला कैसे कब कहाँ सेटल होते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक, आप हमारे साथ रहें। इसी तमाम तर मामले पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर चीमा ने, माहिर आलमी अमूर हैं। कमर चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बात हम कर रहे हैं आर्मी चीफ के अहम तरीन दौरे अमरीका के हवाले से। क्या समझते हैं आप कौन कौन से अहम मामला जो हैं वो ज़ेर गौर आए होंगे, उन पर तबादला ख्याल किया गया होगा आर्मी चीफ की जानिब से? और डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे इशू इस वक्त भी चल रहे हैं जब उनका ये दौरा है, तो क्या समझते हैं आप कि इसका डेफिनेटली मुस्बत नताइज हमारे सामने आएंगे इस दौरे के बाद? जी बहुत शुक्रिया। देखिए इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि आर्मी चीफ ने जो एक प्रोएक्टिव मिलिट्री डिप्लोमेसी शुरू की, जो वॉशिंगटन से होते हुए अभी वो न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। वॉशिंगटन में आपको पता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिलना, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से मिलना, डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलना, ये चीज इस चीज की बताता है कि पाकिस्तान की जो है अमेरिका को पाकिस्तान की कितनी जरूरत है, खित्ते में कितना इम्पोर्टेंट कंट्री है। और अमेरिका और पाकिस्तान इत्तेहादी रहे हैं जब ये आता है कि हमने दुनिया में अमन के लिए काम करना है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अमन के लिए दुनिया में काम किया है। अब इम्पोर्टेंट चीज यह है कि आर्मी चीफ का जो कल दौरा हुआ है न्यूयॉर्क का, जहाँ पे यूएन जनरल सेक्रेटरी से मिले हैं, देखिए उसको बड़ी अहमियत है क्योंकि आर्मी चीफ ने गजा और कश्मीर के हवाले से जो है वो अपने कंसर्न का इज़हार किया है कि किस तरह गजा के अंदर जो फलस्तीनियों के साथ बर्बरियत की जा रही है, जिस तरह इंटरनेशनल लॉ खामोश है, जिस तरह यूएन चार्टर खामोश है, जिस तरह इंसानी हकूक के अदारे खामोश हैं, और एक यूएन इंटरनेशनल लॉ में एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है। तो जारी बात है आर्मी चीफ ने उस हवाले से यूएन जनरल सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, यूएन चार्टर को जो है वो इफेक्टिव किया जाए। और अगर इसी तरह जो है वो यूएन इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की गई तो ऐसे लगेगा कि जैसे दुनिया जो है वो जंगल का कानून है। सो मुझे लगता है कि आर्मी चीफ ने कश्मीर के हवाले से भी कहा है कि जो कश्मीर का मसला जो है वो यूएन की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सो एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, और साथ में आर्मी चीफ ने ये भी कहा है कि जो अहम चीज है कि पाकिस्तान हमेशा अपनी सिक्योरिटी पीस कीपिंग मिशंस भेजता है यूएन के लिए जहां जहां। सो आर्मी चीफ ने इस चीज का अदा किया और कहा यूएन जनरल सेक्रेटरी को जहां भी दुनिया में अमन का किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान फौज की जरूरत है, पीस कीपिंग
कीपिंग मिशन की जरूरत है। पाकिस्तान की अफवाज हमेशा यूएन के लिए जो है वो पीस कीपिंग के कमर लिए चीमा साहब आपने बिल्कुल राइट इसकी निशानदेही की है कि गजा का मामला भी इस वक्त चल रहा है और कश्मीर के अंदर जो मामला चल रहे हैं उसका जिक्र किया और कहा कि यूएन की करारदादों के मुताबिक इस मामला को देखा जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो इंडिया में इस वक्त किया जा रहा है, जो उनकी अदलिया कर रही है, जिस तरह से वो कानून की धज्जियां उन्होंने उड़ा के रख दी हैं, क्या समझते हैं आप उसका मामला इससे अगर हम कनेक्ट करें तो वो मैटर जो इस वक्त अंडर एक प्रोसेस है उस पर भी बातचीत हुई होगी? पाकिस्तान ने उस मामले से भी कहा होगा कि हम डेफिनेटली इसके ऊपर चाहते हैं कि काम किया जाए। जी बिल्कुल, देखें भारत के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान का एक ही मौकफ है कि जो कश्मीर का मसला है ये ह्यूमैनिटेरियन मसले हैं। आप इसको छोड़ दें फॉर अ मोमेंट, ये कोई जमीन का मसला है या दो मुल्कों का मसला है। जब तक लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक कश्मीर में नहीं मिलेंगे और इंडिया वायलेट करता रहेगा इंडिया का अपना कानून, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडिया के अपने कानून को वायलेट किया, और जब जो कश्मीर का मसला है वो यूएन के एजेंडे पे पड़ा हुआ है और पड़ा रहा है माजी के अंदर, तो कैसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट इस पे यूनिलैटरली फैसले दे सकता है? मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ ने अपना मौकफ, और बड़ी हाई लेवल मीटिंग है, देखें ये यूएन जनरल सेक्रेटरी को मिलना, इट मीन्स के इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया है। आर्मी चीफ के पैगाम को जिसको हमने जिक्र किया कश्मीर के हवाले से हो, आलमी बिरादरी को बड़ा क्लियर मैसेज गया है इस विजिट से। जी, और साथ ही साथ हमारे खित्ते में, क्योंकि इस वक्त आर्मी चीफ वाहिद एक रीजनल लीडर हैं, इस खित्ते के लीडर हैं जो पहुंचे हुए हैं अमेरिका के अंदर, तो सारे खित्ते के अंदर भी आर्मी चीफ के इस विजिट को बड़ी अहमियत दी जा रही है। खासतौर पे भारत इसको बड़ा केयरफुली देख रहा है कि इसके बाद क्या इम्प्लीकेशन भारत पे पड़ सकते हैं। और जारी बात है कश्मीर के हवाले से जब आर्मी चीफ ने बात उठाई है यूएन में और यूएस वाशिंगटन में, तो उसके बाद इंडिया इस चीज को सोच रहा होगा कि हम कैसे इसको काउंटर करें। सो आर्मी चीफ ने अपना प्रोएक्टिवली जो केस है वो अमेरिकी हुकाम और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पाकिस्तानियों का, कश्मीर का और गजा का मुकदमा जो है वो पेश किया। राइट, ठीक है। डॉक्टर कमर चीमा माहिर आलमी अमूर हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत ही अहम दौरा जिस पर इस वक्त आर्मी चीफ हैं, अमेरिका का दौरा है, बहुत सारे अहम मामला इस दौरे में ज़ेर बहस है और उन पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि किसको कहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा। नून लीग के बड़ों की अहम बैठक आज फिर जारी है। इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकटें देने की हतमी तजावीज़ पर भी गौर किया जा रहा है और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास इस वक्त जारी है। और मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा PNN ज़ुहैब हसन काज़मी ने, उनसे जाते हैं। ज़ुहैब, क्या तफसीलात हैं इस इजलास से मुतालिक? गालिबन ये 11वां इजलास है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास है। इससे कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो 10 इजलास थे उसमें KPK बलोचिस्तान और सूबा पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन जिसमें रावलपिंडी, मुल्तान और गुजरांवाला, सियालकोट, इस तमाम डिवीजन्स के इंटरव्यूज जो हैं वो हो चुके हैं। इस 11वें इजलास में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 जो है अहम डिवीजन्स पंजाब के, उनके जो है इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। कौमी असम्बली की जिसमें आज 15 नशिस्तें हैं, भावलपुर और भावल नगर और रहीम यार खान, ये 3 अजला हैं 2 डिवीजन्स के जिनके इंटरव्यू किए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली की अगर बात की जाए तो कौमी असम्बली की इन 3 अजला की 16 जो नशिस्तें हैं उसके लिए 27 उम्मीदवार जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जिनको आज पार्लिमानी बोर्ड में बुलाया गया है और उनके इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। और अगर सूबाई असम्बली की नशिस्तों की बात की जाए तो इन्हीं तीनों अजला की जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वो 31 हैं और मजमूई तौर पर इन 31 नशिस्तों के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैंडिडेट जो है उम्मीदवारान जो है सूबाई असम्बली की नशिस्तों के, उनको यहाँ पर बुलाया। 105 अफराद का आज 3 अजला के जो उम्मीदवार हैं उनका इंटरव्यू किया जा रहा है। रहीम यार खान की बात की, यार खान में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें हैं। भावलपुर की बात की जाए उसमें 5 और भावल नगर की बात की जाए तो उसमें जो है 4 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की। इसी तरह भावलपुर में कौमी असम्बली की 8। ज़ुहैब, ये तो बताएं कितने इजलास मजीद होने हैं, क्योंकि शेड्यूल तो जारी कर दिए इलेक्शन कमीशन ने, कितने इजलास मजीद होने हैं और टिकट्स कब जारी की जाएंगी?
जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जब पेश जारी कर दिया गया है, तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगर पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की बात की जाए तो जो शेड्यूल दिया था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद बीच में 2 दिन जो है वो इस्लामाबाद अपनी अदालत में पेशी के लिए भी गए थे। उन 2 दिन के जो शेड्यूल जो डिस्टर्ब हुआ शेड्यूल 2 दिन के वक्फे की वजह से अब मजीद जो है वो 2 दिन बढ़ेंगे। पहले 19 दिसंबर तक जो है ये इजलास मुकम्मल होने थे, लेकिन अब लगता है कि मजीद इजलास जो है वो 20 से 22 दिसंबर तक ये होंगे। 20 से 22 दिसंबर तक इजलास होंगे। ठीक है ज़ुनैब, आपसे हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे इस तमाम सूरत हाल के हवाले से। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ और अहम दीगर खबरें शामिल कर लेते हैं। मामला है तोशा खाना का। तो तोशा खाना केस में नैब कोर्ट ने बानी चेयरमैन PTI को 14 रोज़ा जुडिशल करने का हुक्म सुना दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में इसकी समाअत की। नैब की जानिब से 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद किया और अब ये तफसीलात सामने आ रही है कि 14 रोज़ा जुडिशल करने का हुक्म दे दिया गया है। तोशा खाना केस में यह हुक्म जारी किया गया। मजीद जानते हैं, आदिल सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया। आदिल, क्या तफसीलात हैं बताइएगा, और ये बताइएगा जुडिशल करने का हुक्म क्या होता है? साहब, अदालत इस्लामाबाद ने तोशा खाना केस में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत की, जिस सिलसिले में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत नैब ने साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और मजीद 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा। ये इस्तदा जो है नैब की जानिब से की गई थी, जिस पर एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा को मुस्तरद किया और अदालत ने नैब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। जी आदिल, ये बताएं कि जुडिशल करने का हुक्म क्या होता है? देखिए, ये एहतसाब अदालत की जानिब से जो तोशा खाना केस में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जुडिशल किया गया है, इसमें एक जिस्मानी रिमांड होता है और एक जुडिशल रिमांड होता है। जुडिशल रिमांड पर ये 14 रोज का जुडिशल रिमांड होता है, जिस पर अदालत जो है मुल्जिम को जो जेल है वहां पर भेज देती है। जुडिशल रिमांड इसको कहते हैं जब अदालत जिस्मानी रिमांड नहीं देती। तो दूसरा जुडिशल होता है जिसमें जेल भेज दिया जाता है मुल्जिम को। तो एहतसाब अदालत की जानिब से यही हुक्म सामने आया है, जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया है तोशा खाना केस में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। अब चूंकि वो पहले से ही दीगर मुकदमात में कैद हैं और अडियाला जेल में ही मौजूद हैं, तो उनको अब एहतसाब अदालत की जानिब से इस केस में भी जुडिशल रिमांड पर जेल में ही रखने का हुक्म जो है। ठीक है, इस केस में भी जेल में रखा जाएगा और जुडिशल रिमांड का हुक्म ये होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल सईद अब्बासी, आपने हमें अहम केस के हवाले से आगाह किया। बात करते हैं एक और अहम खबर की। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म ने 13 दिसंबर को दिया गया सरफराज बुगटी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। ज़रा ये बताते हैं, सरफराज बुगटी ने इस्तीफ़े में ज़ाती वजूहात के बिना पर यह ओहदा छोड़ने का जिक्र किया है। अहम खबर आपको आगाह करनी है कि सरफराज बुगटी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने 13 दिसंबर को दिया गया सरफराज बुगटी का इस्तीफ़ा मंजूर किया है। ज़राए के मुताबिक सरफराज बुगटी ने इस्तीफ़े में ज़ाती वजूहात के बिना पर यह ओहदा छोड़ने का फ़ैसला किया है। एक और अहम खबर यह है कि हुमायूं अख्तर ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि हुमायूं अख्तर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में IPP में शामिल होने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जहांगीर खान तरीन से इसाक अकवानी और ओन चौधरी ने हुमायूं अख्तर से मुलाकात करके उन्हें पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी। हुमायूं अख्तर कुछ अर्सा कबल तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, जबकि बात करें अगर माजी की तो माजी में वो नून लीग और काफ लीग का भी हिस्सा रह चुके हैं। और अब बात करते हैं एक अच्छी खबर के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का रिलीफ देकर आवाम के कंधों से महंगाई के बोझ को कुछ कम कर दिया है। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में कमी के बायस अशिया खुरनोश जो हैं उनमें वाज़े कमी की भी इम्कानात बढ़ चुके हैं, जबकि पेट्रोल 14 रुपये लीटर सस्ता किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत अब 267 रुपये 34 पैसे लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपये 50 पैसे कम होकर 276 रुपये 21 पैसे का अब वो लीटर हो चुका है। जबकि बात करें मिट्टी के तेल की तो 10 रुपये 14 पैसे उसमें कमी आई है।
नई कीमत 191 रुपये 2 पैसे मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल ऑयल 11 रुपये 29 पैसे कम होकर 164 रुपये 64 पैसे का लीटर हो चुका है। निगरान हुकूमत ने पिछले 3 माह में पेट्रोल में 62 रुपये और डीजल की कीमतों में तकरीबन 55.17 रुपये कमी की। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद फैसलाबाद के शहरियों के मिले जुले तासुरात सामने आ रहे हैं। जानते हैं शहरी इस पर क्या कहते हैं। माहौल चल रहा है ना जी, जिस तरह ये थोड़ी थोड़ी जो खुशी है ना, ये हमारे हालात हमारी सोच को थोड़ा सा बदलती है। तो मैं तो अपील करूंगा कि ये और कमी होनी चाहिए। जी बिल्कुल कमी आई है, हाँ बिल्कुल फ़ायदा होगा आवाम को। हाँ जी 258 पे हो गया लीटर पेट्रोल, बिल्कुल फ़ायदा होगा आवाम को। इंटरनेशनल मार्केट में जितनी प्राइसेस कम हुई है, मेरा 60 से 65 रुपये अभी भी हम ज़्यादा दे रहे हैं पर लीटर। तो रिलीफ जो है ये तो बेवकूफ़ बनाया है सिर्फ हमें। अब देखना है कि पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद जो महंगाई है उसमें कमी आती कि नहीं आती। निगरान हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये बड़ी कमी की गई है। पेट्रोल 14 रुपये सस्ता 267 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर हो चुका है। मुल्तान के बासियों का क्या कहना है। पेट्रोल के निर्ख कम हुए हैं तो बाकी चीज़ों की कीमतें भी कम होनी चाहिए। दिखाते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई है, क्यों नहीं हुई। सस्ता हुआ है, अच्छी बात है। हमने 150 छोड़ा था, हमने छोड़ा 150 पर, 150 वाला करें फिर खुशी हो गया हमें। ये कोई खुशी नहीं है भाई। 14 रुपये सस्ता की है, अब 20 रुपये और बढ़ा देंगे थोड़े दिन में। ये काफ़ी नहीं है, गरीब लोग हम कहाँ से पूरी करेंगे। हम तो ताज़ी मजदूरी वाले हैं। तो ये रद्दमल तो था मुल्तान के शहरियों का। अब रुख कर लेते हैं कराची का। कराची के शहरियों का रद्दमल आपने जाना। अब लाहौर का पहले देखते हैं कि लाहौर के शहरी इस पर क्या कहते हैं। दिखाते हैं आपको। शुक्र है कि इनको एहसास आ गया कि इन्होंने कम कर दी है, वरना तो हम मर रहे हैं महंगाई की वजह से। तनख्वाहें हमारी इतनी नहीं है जितना पेट्रोल उन्होंने महंगा कर दिया था। हमारी नज़र में तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मजीद कम होनी चाहिए। तकरीबन को 150 रुपये तो लागे पाके हो ना, चलो गरीब आमनों को कोई ना कोई तो फायदा आवे। सानिया APS के शोधा हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। वापस हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बताएं कि PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अदालती फैसले का एहतराम है, लेकिन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तोशा खाना केस में साबिक चेयरमैन को जुडिशल कर दिया गया है। ये केस बोगस है और सियासी इंतकाम पर बनाया गया है। साबिक चेयरमैन की फैमिली पर मुकदमात बनाकर जेलों में डाला जा रहा है ताकि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। अदलिया को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ साथ जेलों में बंद PTI वर्कर्स का मामला भी देखना चाहिए। नहीं दे तो मुतमईन नहीं है, हम तो एग्रीव्ड है फैसले से, टू दिस एक्सटेंट एग्रीव्ड है कि हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जुडिशरी से उनको रखवा लेते बजाय इसकी कि उसको सेटिसाइड करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आप आफ्टर ऑल फैसला है तो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, उसका एहतराम किया जाएगा और उस फैसले को मनोअन तस्लीम किया जाएगा। जितने सख्त सर्कमस्टांसेस में हम कंपेन कर रहे हैं, अगर ये सख्ती हमारी न लेवल प्लेइंग फील्ड हो, आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। कागजात नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी, जबकि DROs ट्रेनिंग 19 दिसंबर और ROs की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को होगी। तफसीलात जान लेते हैं शराज अहमद शराजी से। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 ता 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराजात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट 11 जनवरी को जारी की जाएगी। 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे, जबकि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलाट होंगे। इलेक्शन कमीशन ने DROs की ट्रेनिंग की बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। DROs की ट्रेनिंग 19 दिसंबर को होगी, जबकि ROs की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को होगी। ट्रेनिंग की बहाली का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में किया गया।
सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ का मुखालिफ नहीं हूँ कि हल्का बंदियाँ बिल्कुल ठीक हुई है। मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। अगर किसी को आरोज से मुताल्लिक एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। इलेक्शन कमीशन एतराज पर रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि डीसी इस्लामाबाद का कोई बड़ा इशू नहीं है, बड़े बड़े ब्रिज उलट गए। डीसी इस्लामाबाद के हवाले से तमाम मामलात को देखा गया। कैमरा टीम के साथ शिराज अहमद शिराजी, PNN, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर उमर न्याजी को नोटिस जारी करके वजाहत मांग ली है। हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़े था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमर न्याजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डिरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए हैं। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। हुक्मनामे के मुताबिक हाई कोर्ट ने 2753 DROs, ROs और AROs का काम रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जंबिश कलम इंतखाबी अमल को डिरेल कर दिया है। DROs और ROs को ख़ास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे जहांगीर तरीन इस वक्त हुमायूं अख्तर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपनी सियासत में इंशाल्लाह जो उनका एक मकाम है उसको लेके आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह हमारे लिए एक कलीदी जो है वो प्लेयर की हैसियत इख्तियार करते हुए IPP को भी मजबूत करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी मजबूत करेंगे। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से उनको IPP में शमूलियत पे खुशामदीद कहता हूँ। हेडलाइंस अब जान चुके। आज लाहौर में पहली मसनूई बारिश की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से बातचीत बताया कि UAE हुकूमत के ताउन से मसनूई बारिश की गई है। बारिश के दौरान 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। बारिश के असरात का रात तक पता चलेगा। मसनूई बारिश पर 35 करोड़ रुपए के खर्च की खबर बिल्कुल गलत है। मसनूई बारिश के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। पहला फायर शादरा और मुरीद की तरफ से हुआ। लाहौर के 10 इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। मोहसिन नकवी की जानिब से गुफ्तगू की ये कहा गया कि जो खबरें हैं कि 35 करोड़ से ज़ायद की खबरें हैं या बहुत करोड़ों रुपए इस पर रकम खर्च हुई है, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ। UAE के ताउन से मसनूई बारिश बरसाई गई है। बारिश के दौरान 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। उन्होंने कहा कि स्मॉग के जो टावर्स हैं वो भी जल्द इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। साथ में उन्होंने कहा कि लाहौर के 10 ऐसे इलाके हैं जहां पर ये आर्टिफिशियल रेन मसनूई बारिश की गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल रेन पर मसनूई बारिश पर 1 रुपया भी लागत नहीं आई। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि इस पर हम UAE के ताउन के भी मशकूर हैं। तो आज UAE हुकूमत के ताउन से ये बारिश की गई। बारिश के दौरान 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। मोहसिन नकवी ने अब से कुछ देर कबल मीडिया से बातचीत की है। लाहौर में तो मसनूई बारिश बरसाई गई है, लेकिन इस्लामाबाद में मौसम ने अंगड़ाई ली है और वहाँ सर्दी आ गई है। मरी में बर्फबारी हुई तो पंजाब में खुल गया सर्द हवाओं का दर। बादलों की राज और हल्की हल्की बारिश से सर्दी का मज़ा भी आने लगा। मज़ीद अहवाल बता रही है शिराज अहमद शिराजी। देखिए, दूर तक शायद और कहीं साया न था। इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। इस वक्त इस्लामाबाद में जो है हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही है। कहीं पर जो है बादलों की अटकेलियाँ है तो कहीं पर जो है सूरज की आंख मचोली जा रही है। वो इस्लामाबाद तो है ही शहर बेमिसाल, लेकिन जब इस्लामाबाद में अब्र रहमत बरसती है, जब बारिश होती है, जब रिमझिम का जो समा है इस्लामाबाद में होता है, तो उसके बाद जो इस्लामाबाद की खूबसूरती है वो मज़ीद निखर जाती है। दर्जा हरारत है वो तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो हवा में नमी का तनासुब है वो 92% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तहम अगर मुल्क भर की बात करी जाए तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर कहीं पर जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी, तो पहाड़ों पर जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और इस महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक अब रहमत बरसने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है शिराज, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ियारत और गिरदोनवा में रात भर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी होती रही। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ज़ियारत सिटी और बाबा और दीगर इलाकों में भी हल्की बारिश और बर्फबारी होती रही। बाज़ इलाकों में सूरज निकलने के साथ ही
अब बर्फबारी ख़त्म हो गई। महकमा मौसमियात ने आज रात तक मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई भी कर दी है, तो बाज़ इलाकों में सूरज निकलने के साथ ही बर्फबारी ख़त्म हो गई है। ज़ियारत और गिरदोनवा में रात भर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी होती रही। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ज़ियारत सिटी और मुनकरबारी बाबा और दीगर इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि बाज़ इलाकों में सूरज निकलने के फ़ौरन बाद ही बर्फबारी ख़त्म हो गई। महकमा मौसमियात की आज रात तक मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई भी सामने आई है। दूसरी जानिब गलियात में सुबह से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम सर्द हो गया है। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद मौसम से लुत्फानंदोज़ होने गलियात पहुँच गई। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा गलियात सरदार सईद से। बिल्कुल, अगर बात की जाए इलाक़े गलियात के मौसम के हवाले से, तो इलाक़े गलियात के मौसम को बदलते देर नहीं लगती। सुबह से जो है अपने हल्की फुल्की बर्फ़बारी का जो सिलसिला था वो जारी था। तो इस टाइम जो है बर्फ़बारी जो है अच्छी खासी स्पीड से जो है वो शुरू हो चुकी है। गलियात में जो है इंतहाई खूबसूरत मौसम है। गलियात की जो पहाड़ियाँ हैं उन्होंने जो सफ़ेद चादर जो है वो ओढ़ ली है, जिनमें अयूबिया, नथिया गली, खैरा गली, छंगला गली, मशपूरी, मीरा जानी और ठंडियानी की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उन पर जो है खूबसूरत मौसम भी है और साथ साथ जो है सफ़ेद चादर भी उन्होंने ओढ़ रखी है। और इस टाइम अगर गलियात के स्यों के हवाले से अगर बात की जाए, तो इलाक़े गलियात में आज हफ्ते का दिन है और छुट्टी का दिन है। इलाक़े गलियात में स्यों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस टाइम गलियात में पहुँच चुकी है और यहाँ खूबसूरत मौसम जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। साथ साथ अगर बात की जाए सर्दी के हवाले से, तो इलाक़े गलियात में सर्दी की शिद्दत में जो है वो भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। जी, आज़ाद कश्मीर में मौसम सरमा की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। आज सुबह से आज़ाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। मुजफ्फराबाद शहर में होने वाली बारिश से दर्जा हरारत कम हो गया है। मुजफ्फराबाद के करीबी सयाहती मकाम पीर चनासी ने पे भी बर्फबारी हुई है। वादी नीलम, वादी लीपा, गंगा चोटी और दीगर पहाड़ी अजला में बर्फबारी जारी है। SDMA ने बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और फिसलन के बाइस शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी कर दी है। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों में आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। मलिक कौसार मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। वीकेंड पर मुल्क भर से सयाहों का मरी में इस वक्त रश है। दूर दराज से आए सयाह बर्फबारी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बर्फबारी का सिलसिला एक रोज़ तक जारी रहेगा। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हिदायत की गई है कि शहरी किसी हादसे से महफूज रहने के लिए गाड़ी एहतियात से ड्राइव करें। कुछ बात करें अब इलेक्शन के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। कागजात नामजदगी 20 ta 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी, जबकि DROs इन ट्रेनिंग 19 दिसंबर और ROs की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को होगी। तफसीलात जान लेते हैं शराज अहमद शराजी से। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 20 ta 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 ta 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराजात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट 11 जनवरी को जारी की जाएगी। 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे, जबकि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलाट होंगे। इलेक्शन कमीशन ने DROs की ट्रेनिंग की बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। DROs की ट्रेनिंग 19 दिसंबर को होगी, जबकि ROs की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को होगी। ट्रेनिंग की बहाली का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में किया गया।
सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ का मुखालिफ नहीं हूँ कि हल्का बंदियां बिल्कुल ठीक हुई है। मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। अगर किसी को आरोज से मुताल्लिक एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। इलेक्शन कमीशन एतराज पर रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि डीसी इस्लामाबाद का कोई बड़ा इशू नहीं है, बड़े बड़े ब्रिज उलट गए। डीसी इस्लामाबाद के हवाले से तमाम मामलात को देखा गया। कैमरा टीम के साथ शिराज अहमद सिराजी, PNN इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर उमैर न्याजी को नोटिस जारी करके वजाहत मांग ली है। हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमैर न्याजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए हैं, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। हुक्मनामे के मुताबिक हाई कोर्ट ने 2753 DROs, ROs और AROs का काम रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। DROs और ROs को ख़ास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। ये अफसरान पहले से ही बतौर इंतज़ामी अफसर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल, जबकि दरख्वास्त पर मज़ीद कार्रवाई से भी रोका जाता है। और अब शामिल करते हैं एक अफसोसनाक और दिल खराश खबर। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में बच्चों के अगवा और लाशों की बेहुरमती करने की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आ गई। सफाक मुलजिम बिलाल ने अपने रिश्तेदार फयाज से नाराज़ बीवी से सुलह कराने में किरदार अदा ना करने पर बच्चों को कत्ल कर दिया। इंतहाई दिल खराश वाक़या और मुजफ्फरगढ़ में ये पेश आया है, जहाँ एक मामूली सी बात पर बच्चों को कत्ल कर दिया गया। सफाक मुलजिम बिलाल ने अपने रिश्तेदार फयाज से नाराज़ बीवी से सुलह कराने में किरदार अदा ना करने पर उसके बच्चों को ही कत्ल कर दिया। उमैर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, ये इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया है, जो मुलजिम है उससे क्या तफ्तीश हो सकी है? मुलजिम का जहनी तवाज़ुन ख़राब लगता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है, आपको मालूम है कि चंद रोज कबल अगवा होने वाले 3 मासूम बच्चों को में से 2 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। अब असल कहानी के हकीक सामने आ रहे हैं। कमसन बच्चों को कत्ल का दिलकश वाकया मुजफ्फरगढ़ खानगढ़ में कमसन बच्चों को अगवा और ज़िबा करके गोश्त तकसीम करने का वाकये में वजूहात सामने आ गई। मुलजिम बिलाल ने अपने रिश्तेदार फयाज से नाराजगी में बीवी से सुलह कराने के दार में न करने की वजह बच्चों को कत्ल किया। ठीक है उमैर शेख, आपने हमें मामले से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में कमसिन बच्चों को अगवा करके लाश की बेहुरमती करने का ये वाकया, लापता बच्ची का सुराग नहीं लगाया जा सका। बच्ची की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन के दौरान SHOs टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ रहे। 1.5 साला हिफ्सा को 2 बच्चों के हमरा 8 दिसंबर को अगवा किया गया था। आपको तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें। जो मनाजिर हैं आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये मनाजिर बराह रास्त आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बैठकर जो बच्चे इस वक्त लापता हैं और यहाँ पर खाया पिया जा रहा है, टिकटॉक्स बनाए जा रहे हैं और इसमें मसरूफ़ हैं। लापता होने वाली बच्ची का सुराग ताहाल नहीं लगाया जा सका। मुजफ्फरगढ़ में वाक़या और इस हवाले से ये कारकर्दगी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान SHOs टिकटॉक बनाते नज़र आ रहे हैं, गन्ने खाए जा रहे हैं यहाँ पर बैठकर। कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर में जिस कार पर फायरिंग हुई वो सुल्तान नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। फायरिंग से 2 अफराद हलाक जबकि खातून जख्मी हुई थी। जाए वक़ुआ के एतराफ़ से 9 mm की गोलियों के 6 खोल फ्रांसिक के लिए भी भेज दिए गए हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेंगे। कराची में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली। रजब, डिटेल्स शेयर कीजिएगा। इंक्वायरी ऑफिस के करीब फायरिंग से जाँ बाग होने वाले 2 अफराद में से एक की शनाख्त तारिक के नाम से हुई, जो अपनी
अहलिया के हमरा शादी की तकरीब से घर वापस जा रहे थे कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो ऑनलाइन टैक्सी का ड्राइवर और तारिक जो है वो मौके पर ही जहाँ भाग हो गए थे, जबकि तारिक की अहलिया बिनिश जो है उसके बाजू में गोली लगी थी और वो ज़ख्मी हुआ है। जो पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि वाक़े के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है तहकीकात की जा रही है। वाक़या टारगेट किलिंग या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा भी हो सकता है। 9mm की गोलियों के 6 खोल भी जो है वो पुलिस को मिले। पुलिस ने वाक़याती शवाहिद इकट्ठा करके फॉरेंसिक के लिए जो है वो रवाना कर दिए तमाम तर शवाहिद। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़या ज़ाती दुश्मनी या जो है वो टारगेट किलिंग भी हो सकता है। मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। मकतूल तारिक जो है वो 4 बच्चों का बाप था और ज़ाती कारोबार से वाबस्ता था। जी आगे बढ़ेंगे। कराची सिटी स्टेशन के करीब कार शोरूम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जिन्होंने तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया है। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग लगने की वजूहात का फ़िलहाल पता नहीं लग सका। नुकसान के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं। शोरूम मालिकान ही इस हवाले से तमाम तर तफसीलात सामने रख सकेंगे। लाहौर डिफेंस कार हादसा केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुल्ज़िम अफनान के जुडिशल रिमांड में 2 जनवरी तक तौसी कर दी है। पुलिस ने जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर मुल्ज़िम अफनान को अदालत पेश किया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर सुलेमान अवान से। सुलेमान अवान, क्या तफसीलात हैं इस केस से मुताल्लिक? अदालत में लाहौर डिफेंस कार हादसा में एक ही खानदान के 6 अफराद को हलाक करने वाले मुल्ज़िम अफनान की उम्र के तयन का टेस्ट दोबारा करवाने की इजाजत दे दी है। दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अरशद जवेद ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत किया। पुलिस ने मौके से तैयार किया था कि मुल्ज़िम अफनान की उम्र का तयन का टेस्ट पहले 2 डॉक्टर्स ने किया था। मुल्ज़िम अफनान की उम्र का तयन का पहला टेस्ट गैर तसल्ली बख्श है। मुल्ज़िम अफनान के दोबारा जो है उम्र का तयन के लिए 12 रुकनी डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील दिया गया है। अदालत दोबारा उम्र का तयन का टेस्ट करवाने का हुक्म दे। अदालत ने मुल्ज़िम अफनान की उम्र का तयन का टेस्ट दोबारा करने की इजाजत दे दी है। मुल्ज़िम के खिलाफ थाना डिफेंस लाहौर में मुकदमा दर्ज है। जी ठीक है सुलेमान अवान, इस अहम केस के हवाले से आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं कुछ पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का रिलीफ देकर आवाम के कंधों से महंगाई के बोझ को कुछ कम कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में कमी के बायस अशिया खुरनोश में मुमकिन तौर पर कमी के इम्कानात हैं। पेट्रोल 14 रुपये लीटर सस्ता हो चुका है। पेट्रोल की नई कीमत अब जो है वो है 267 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर। बात करें डीज़ल की तो हाई स्पीड डीज़ल की कीमत 13 रुपये 50 पैसे कम होकर 276 रुपये 21 पैसे लीटर हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में भी कमी आई है, 10 रुपये 14 पैसे ये कमी आई है और नई कीमत 191 रुपये 2 पैसे मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल ऑयल 11 रुपये 29 पैसे कम होकर 164 रुपये 64 पैसे का लीटर हो चुका है। और निगरान हुकूमत ने पिछले 3 माह में पेट्रोल में 62 रुपये और डीजल की कीमतों में तकरीबन 55.17 रुपये की कमी की है। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद मुल्तान में ट्रांसपोर्ट के किराए कम नहीं किए जा सके। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होता है तो किराए बढ़ जाते हैं, जबकि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो रिक्शा ड्राइवर्स या वैन समेत किसी ने भी किराए कम नहीं किए। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ बलोच से। जी आसिफ, बताइएगा। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी तक जो इसके समरात हैं वो आम शहरियों तक नहीं पहुंच रहे। ट्रांसपोर्टर हजरात हैं या छोटे जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है जिसमें रिक्शे हैं, वैगन हैं जो कि इंटर सिटी चलती हैं, उनके किरायों में कमी नहीं आ रही। जो पहले जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसके किराए बढ़ा दिए जाते हैं, अब 14 रुपये सस्ता हुआ लेकिन किराए कमी नहीं आए। यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा, रिक्शे हों, वैगन हों, उनकी किरायों में कमी नहीं आ रही, क्या कहेंगे आप लोग? गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि जब पेट्रोल कम हो गया है तो किराया भी कम होना चाहिए। पेट्रोल अब कम हो गया तो अभी तक किराए ज़्यादा चल रहे हैं, आवाम बहुत परेशान है। यहाँ पर यही शहरियों का कहना है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो किराए महंगे कर दिए जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं। अब सस्ता हुआ है लेकिन किराए जो हैं वो कम नहीं किए जा रहे, तो वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो किराए हैं उसको कमी की जाए ताकि जो पेट्रोल सस्ते होने के समरात है वो आम शहरी तक पहुँच सके। ठीक है, आम शहरी तक उसके असरात पहुँचने चाहिए। फैसलाबाद की बात करते हैं। फैसलाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट मालिकान ने किरायों में कमी नहीं की, जिसकी वजह से मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार है। मज़ीद क्या सूरत हाल है बता रहे हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे एहतशामुल हक।
जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में वाज़े तौर पर कमी हुई है और 14 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, 13.5 रुपये तकरीबन जो डीजल है उसकी कीमत कम हुई है, लेकिन उसका अफेक्ट आवाम पर नहीं आ रहा है। बस अड्डा पर भी सूरत हाल ये है कि जो किराए कल थे वही किराए आज हैं, किराए कम नहीं हुए हैं। जो सवारियों से हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि जो पहले किराए लिए जा रहे थे वही किराए लिए जा रहे हैं। लाहौर जा रहे हैं, उनको अभी क्या किराया बताया गया वही बताते हैं। सर अभी तो कोई समझ नहीं आ रही, जब पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो किराया हमें नज़र नहीं आता उस हिसाब से कम हो। अगर 1-2 रुपया भी इजाफा हो जाए तो किराए ऐसे आसमानों को छूते हैं। तो अभी अगर हम ये इधर मालिकान से बात की जाए तो इनका कहना तो ये है कि 100-200 रुपया हमने कम किया, कोई 50 रुपया कह देगा, कोई 100 रुपया कह देगा, लेकिन जब हम टिकट लेते हैं ना तो वो तो हमें उसी हिसाब से मिल रही है जो पहले किराए थे। पाकिस्तान जैसे इन्होंने बताया कि जो लोग पिस रहे हैं, कीमतों में कमी पेट्रोलियम मसनूआत की हुई ज़रूर है, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि किरायों में कमी नहीं हुई है। आम मुसाफिर उसी तरह परेशान है। जी फैसलाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, शहरी कहते हैं ट्रांसपोर्ट मालिकान ने किरायों में कमी नहीं की है। गवर्नमेंट से भी अपील है, ट्रांसपोर्टर से भी अपील, किराया जो है वो 100-150 रुपया कम होना चाहिए। पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ है 13.5 रुपये, लेकिन किराया अभी सस्ता नहीं हुआ, वही किराया पुराना ही ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने पेट्रोल सस्ता किया है, लेकिन जो है इधर ट्रांसपोर्ट वाले किराया बिल्कुल नहीं सस्ता कर रहे। समुद्री का किराया भी उतना ही है जितना पहले था। इन्हें चाहिए कि हर शहर का 100-150 रुपया किराया कम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिले। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें शामिल करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है। कहा कि जनूबी एशिया में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। गज़ा में इंसानी अलमिये को रूनुमा होने से रोकने के लिए UNO आलमी बरादरी को मुतहर्रिक करे। आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका कामयाबी से जारी है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने UNO हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ का पुरतपाक खैर मकदम किया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात में आर्मी चीफ ने कश्मीर और गजा के मसाइल पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ का कहना था जनूबी एशिया में अमन उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक कश्मीर के दरीना तनाज़े का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक पुरअमन हल तलाश नहीं किया जाता। आर्मी चीफ ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने की एक तरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिशों की भी मजम्मत की। उनका कहना था कि भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा गज़ा मसले के फौरी खात्मे के लिए आलमी बरादरी को मुतहर्रिक करे ताकि इंसानी अलमिये को रूनुमा होने से रोका जा सके। आर्मी चीफ ने मासूम शहरियों की हालत इज़हार पर गहरी तशवीश का इजहार किया। एलामिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया और जनरल आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा करने पर शुक्रिया अदा किया। और अभी शामिल करेंगे आलमी खबरें। इससे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका में अमेरिकी आला हुकाम से मुलाकातें जारी हैं। जनरल आसिम मुनीर की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकातें हुई हैं। बिल्कुल, आर्मी चीफ ने डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकातें की हैं। आर्मी चीफ के दौरे से मुख्तलिफ शोबों में पाक अमरीका ताउन बढ़ेगा। ये अहम मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है और डेफिनेटली एक अहम दौरा है अमेरिका का। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में मौजूद है और वहाँ पर उन्होंने अहम मुलाकातें की हैं। बहुत सारे मामला इन मुलाकातों में ज़ेर गौर आए हैं। और अभी शामिल करेंगे अहम आलमी खबरें, जिस पर हम कोशिश करेंगे हम कल भी बात करें। आज के मैच के बाद तो आज के पाकिस्तान लाइव से इतना ही। आप देखते रहिए PNN।